करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। मध्य प्रदेश में इन दिनों आदिवासी कल्याण पर बहुत बात हो रही है और लगातार मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार भी इस दिशा में महत्वाकांक्षी कदम बढ़ा रही है। ऐसे में जब हम बात करते हैं जनजातीय इलाकों से आने वाले छात्र छात्राओं की, युवाओं की, तो उन युवाओं के बीच में एक ऐसा चेहरा है जो कि सदैव सक्रिय नजर आता है और हरदम सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति में खड़े उस जनजातीय युवा तक कैसे पहुंचे उसकी चिंता भी करता है। कैसे आदिवासी कल्याण का ये नारा ग्राउंड पर बुलंद कर रहे हैं और इंदौर शहर ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश का एक जाना पहचाना वो चेहरा भी है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक समझे आप, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर निशांत खरे जी की, जो फिलहाल एमपी न्यूज़ के इस खास सेगमेंट में आप तमाम दर्शकों से रूबरू होने के लिए हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एमपी न्यूज़ के इस खास सेगमेंट। जी बहुत बहुत डॉक्टर निशांत खरे जी, यूँ तो राजनेता कम चिकित्सक ज़्यादा हैं, लेकिन इन दिनों समाज सेवा के क्षेत्र में सतत रूप से, निरंतर रूप से अपनी रफ्तार और अपने कदम बढ़ा रहे हैं। किस तरह से उन्होंने आदिवासी मिशन तय किया है और कैसे वो जो आदिवासी हॉस्टल में रहने वाले तो तमाम छात्र छात्राएं हैं उनकी समस्याओं को दूर करने का एक बीड़ा भी उठा रहे हैं, संकल्प के साथ जुटे हैं मैदान में। आखिर राज की क्या बात है, आइए जानते हैं सीधे उनके श्रीमुख से। डॉक्टर खरे, वैसे तो आप चिकित्सक हैं और इन दिनों समाज सेवा में बहुत सक्रिय नज़र आ रहे हैं और आदिवासी कल्याण का ये जो लक्ष्य आपने तय किया है, इसके पीछे की खास वजह क्या है? देखिए, मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो कि बहुत बड़ा आदिवासी बेल्ट इसमें आता है। जी जी। हमारी जनसंख्या का अनुपात अगर देखेंगे तो बहुत बड़ा प्रतिशत जो है वो जनजातीय या आदिवासी बेल्ट से आता है। जी। अब ये लंबे समय से है भी और हम ये भी जानते हैं कि ये क्षेत्र स्वाभाविक रूप से वन क्षेत्र होने के कारण थोड़ा पिछड़ा हुआ भी है। बहुत कुछ कल्याणकारी नीतियों के कारण अब बड़ी संख्या में युवा पढ़ने लिखने लगे हैं, पर अब उनकी अलग प्रकार की अपेक्षाएं भी हैं। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी ने और हम सब ने शायद मिलकर एक ब्रिज का काम उन अपेक्षाओं और रियलिटी, सच्चाई के बीच में, यथार्थ के बीच में करना होगा। यही इतनी ही मंशा है और यही इसका जो राज है या जो भी आप समझे वो यही है। जी जी, चलिए, बड़ी बात है। वैसे हम ये भी बताना चाहेंगे कि डॉक्टर निशांत खरे जो हैं वो लगातार आदिवासी क्षेत्रों से आने वाले, यानी कि धार, कुक्षी, झाबुआ, अलीराजपुर और ऐसे जो तमाम इलाके हैं जहां से जनजातीय क्षेत्र के युवा जो हैं पढ़ने के लिए शहर की तरफ रुख करते हैं, तो डॉक्टर निशांत खरे जैसे जो शख्सियत हैं, जो व्यक्तित्व हैं, वो उनकी मदद के लिए सदैव खड़े नजर आते हैं। क्या माना जाए डॉक्टर खरे, क्या इसके पीछे कोई सियासी वजह भी है या फिर आप जिस मिशन में जुटे हैं, चूँकि संगठनात्मक पृष्ठभूमि से आते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से आप लगातार जुड़े रहे हैं, सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं, तो क्या माना जाए इसके पीछे की मंशा क्या रही है? देखिए, ये जो समाज है, ये समाज दो चीज़ें इसके बारे में बिल्कुल स्पष्ट हैं। जी। एक, हम सामान्य तौर पे मारेंगे तो भोला समाज है, ये बहुत ज़्यादा कुछ आपसे अपेक्षाएं रखता है, वैसा नहीं। जी। और दूसरा जो शायद कम लोगों को पता होगा, लगातार मुझे भी इनके बीच जाके रहकर अब जो अनुभव हुआ है, असीमित प्रतिभा है तो प्रतिभावान भी है। हर चीज़ में सियासी वजह हो ये आवश्यक नहीं है, लेकिन कई बार प्रतिभावान समाज अगर भोला है तो लोग भटकाने का भी प्रयत्न करते हैं। हर चीज़ की, किसी भी चीज़ की निंदा कर कर सिर्फ प्रश्न खड़े करना ये दुनिया का सबसे आसान काम है और एक प्रश्न को भी सॉल्व करना, उसका कोई उत्तर ढूंढ कर लाना, उसे कुछ ज़मीन पर बदलना, ये सबसे कठिन काम होता है। तो सियासी वजह हम अगर ढूंढने की कोशिश करेंगे तो सियासी वजह कुछ भी नहीं है। कुल मिलाकर बात यह है कि ये जो भटकाव की राजनीति है, राजनीति जो सिर्फ इन पिलर्स पर खड़ी होती है कि कैसे हम समाज को तोड़ दें, कैसे हम समाज को छिन्न भिन्न कर दें, कैसे सिर्फ मुद्दे उठा कर, कई बार कानून व्यवस्थाओं के मुद्दे, कई बार छात्र हित के मुद्दे, हो सकता है मुद्दों में कुछ सच्चाई भी हो, लेकिन वो सच्चाई का कोई हल ढूंढना मंशा नहीं है, सिर्फ मुद्दे उठाना की जब मंशा है, ऐसे कर जब मुद्दे उठाए जाते हैं तो एक भटकाव भी पैदा होता है। मुझे लगता है सभी सभ्य समाज से जुड़े लोगों का ये दायित्व है कि इस प्रकार के मुद्दों को हल करने का प्रयत्न करना चाहिए। एक मेरे मन में जिज्ञासा है कि जिस तरह से आपने बात की भटकाव की, तो क्या जो ऐसे तमाम संगठन हैं जो कि लगातार आदिवासियों का पीला रंग जो है ओढ़ करके चलते हैं, या कहा जाए कि आदिवासी कल्याण के लिए लगातार एकजुटता दिखाते हैं, जयस भी उनमें से एक ऐसा संगठन माना जाता है, तो क्या माना जाए जो जिस तरह से हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ जी ने कहा है कि जो जयस के युवा हैं उनमें कांग्रेस का डीएनए है, तो राजनीति का रंग तो इस पर कहीं ना कहीं चढ़ता है, तो आप इसको किस तरीके से कोरिलेट करते हैं? मुझे भी सबसे पहला प्रश्न तो इसमें यह है कि किस जयस की बात हो रही है। अभी तो उसके बहुत सारे धड़े हैं, तो कई बार ये भी नहीं समझ में आता कि किस धड़े की बात हो रही है और किस धड़े में वो अपना डीएनए देख रहे हैं, ये भी उसका उत्तर वे ही बहुत स्पष्टता से दे पाएंगे। सामाजिक संगठन बहुत सारे रहते हैं। मुझे लगता है जयस की जो शुरुआत हुई थी वो एक सामाजिक संगठन के रूप में ही हुई थी। संगठन के रूप में और सामाजिक संगठन के रूप में जिन उद्देश्यों को लेकर हुई थी, उस उद्देश्य में कोई बुराई है तो ऐसा नहीं है।
लेकिन जो संगठन चलाने वाले लोग हैं, क्या वो उन उद्देश्यों के प्रति अडिग रहे हैं कि उनने अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए उन सारे उद्देश्यों को छोड़कर सिर्फ सस्ती राजनीति का इसे माध्यम बना लिया? ये तो प्रश्न सभी के मन में है और सभी के मन में खड़ा भी हो रहा है। डीएनए की जो बात उनने कही, तो फिर बिल्कुल अगर ये हमारे मन में भी प्रश्न खड़ा होता है कि अगर वो ये कह रहे हैं कि जेएस के अंदर कांग्रेस का ही डीएनए है, तो फिर कहीं उसे पैदा करने के लिए प्रयत्न तो नहीं करे गए हैं, और अब पालने पोसने के लिए तो प्रयत्न नहीं किए जा रहे हैं? ये उत्तर उनको ही देना। चलिए, बड़ी बात है। बहरहाल यहाँ पर एक राजनीतिक पहलू भी है, और जेएस जैसे जो तमाम संगठन हैं जो कि आदिवासी युवाओं के साथ खड़े नजर आते हैं, आखिर उनका लक्ष्य क्या है, उनका उद्देश्य क्या है, ये भी साफ होना चाहिए। हालांकि डॉक्टर निशांत खरे एक पवित्र भाव से एक ईमानदार कोशिश कर रहे हैं ताकि हॉस्टल्स में रहने वाले छात्र छात्राओं के सामने जो समस्याएं आती हैं उनको सरकार और प्रशासन की मदद से जो है समाधान की तरफ ले जाया जा सके। डॉक्टर खरे साहब, एक सवाल मेरे जहन में है, बेरोजगारी का मुद्दा बहुत उठता है, और ख़ासतौर पर जब ये आदिवासी युवाओं के बीच में हम देखते हैं, क्योंकि इतने संघर्ष के बाद एक युवा जो है गाँव से शहर की तरफ पलायन करता है, पढ़ने के मकसद से आता है, पढ़ाई करता है, डिग्री लेता है, लेकिन रोज़गार नहीं पा पाता है। तो ऐसे में उसकी ये जो जटिलता है, ये जो कठिनाई है, उसको दूर करने के लिए क्या आपके पास कोई सेतु है, कोई फॉर्मूला है? देखिए, रोजगार के लिए दो प्रकार की चीज़ों पे हमने, और ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, इसके बिना चर्चा करना संभव नहीं है जी। प्रश्न सरकारी नौकरियों को लेकर भी होता है, बैकलॉग को लेकर भी मुद्दा खड़ा होता है जी जी। तो इनको लेकर भी मुद्दा खड़ा होता है। निश्चित रूप से जितनी सरकारी नौकरियां आ सकती हैं उतनी सरकारी नौकरियां आनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार घोषणा कर रहे हैं कि 1 लाख के आसपास सरकारी नौकरियां इस आने वाले 1 साल में आएंगी, और अभी बड़ी संख्या में स्कूल शिक्षकों की 15-16 हज़ार की भर्ती भी हुई है। तो मुझे लगता है उस प्रक्रिया की कहीं ना कहीं शुरुआत तो हो चुकी है। लेकिन फिर भी अगर अब हम वापस जाकर अपने मन से प्रश्न करें, तो क्या 1 लाख लोगों को नौकरी देने से काम हो जाएगा? तो नहीं होगा। जी। और क्या सभी को नौकरी दी जा सकती है? तो नहीं दी जा सकती है। तो इसका कहीं ना कहीं रास्ता जो है वो स्वरोजगार में भी हमको ढूंढना पड़ेगा। एक, हम बहुत सारे देशों में जो जंगल इकोनॉमी की बात करते हैं, इको टूरिज्म से रास्ता निकल सकता है क्या? बकरी पालन से रास्ता निकल सकता है क्या? कड़कनाथ जो कि झाबुआ का प्रोड्यूस है, जिसे लेकर झारखंड अब मुख्य रूप से धंधा करता है, इसके धंधे को पुश कर निकल सकता है। इंडिया के कैप्टन कूल रहे धोनी ने भी उठाया। महुआ की इकोनॉमी को हम प्रमोट कर सकते हैं क्या? आज के समय में जब इतना ज्यादा ग्रीन, ऑर्गेनिक, इकोलॉजिकली सेंसिटिविटी वाली चीज़ों की चर्चा होने लगी है, तो इको टूरिज्म से लेकर इस प्रकार के प्रोड्यूसों को बाजार में लाने की चिंता चर्चा कर सकते हैं क्या? जंगल की शुद्धता को बनाए रखते हुए, वहाँ के जनजीवन की शुद्धता को बनाए रखते हुए भी स्वरोजगार के अवसर, बिजनेस के अवसर बढ़ाने पड़ेंगे, और लोगों ने भी ये मानना पड़ेगा कि हर कोई सिर्फ सरकारी नौकरी के पीछे ही अगर भागेगा तो शायद सिवाय कुंठा के और मन में कुछ उत्पन्न नहीं। लेकिन क्या सरकारी प्रयास हो रहे हैं? आपको लगता है ईमानदार कोशिश सरकार भी कर रही है, जैसे आपने कहा जंगल इकोसिस्टम को डेवलप करने की, तो क्या गवर्नमेंट के प्रयास हैं इस दिशा में, आपको लगता है? देखिए, निश्चित रूप से सरकार जितना प्रयत्न कर सकती कर ही रही है। मेरा यह भी इसमें मानना है कि समाज में जब भी कोई हम बहुत बड़ा देश प्रदेश में परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं, स्वच्छता का अभियान उदाहरण है, प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप थी, प्रधानमंत्री जी का आह्वान था, लेकिन अंतिम व्यक्ति का जुड़ाव जब तक उससे नहीं होता है तब तक वो चीज़ें सफल नहीं होती। इकोनॉमी को डेवलप करने में समाज का योगदान जो है वो सरकार के बराबर का ही है। समाज में से लीडरशिप खड़े होनी चाहिए। हमारा भी प्रयत्न यही है कि ऐसे युवा इकट्ठे हों, इस तरीके के कुछ मॉडल क्रिएट किए जाएं, वो मॉडल सरकार के सामने रखे जाएं, सरकार से उस मॉडल के क्रियान्वयन में सहयोग मांगा जाए, और पूरा विश्वास है कि सरकार उसमें बढ़ चढ़कर सहयोग करेगी। लेकिन अंततः दायित्व दोनों तरफ का है, हर किसी ने अपना अपना रोल निभाना पड़ेगा। लेकिन राजनीतिक रूप से मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार पर आदिवासी विरोधी सरकार होने का आरोप भी लगता है। मैं हालिया रतलाम की एक घटना का जिक्र करूंगा जिसमें आदिवासियों ने ऐसे नारे लगाए हैं, और हजारों की तादाद में आदिवासी जब सड़क पर उतरता है तो बड़ी मजबूरी होती है, या हालात बहुत बेकाबू हो जाते हैं जब आदिवासी सड़क पर मोर्चा संभालता है। तो ऐसे में आप जैसे जो आदिवासी युवा नेतृत्व को उठाने की, उभारने की बात जो कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है और जटिलताओं में जकड़ती नजर आती है। क्या सच्चाई है? देखिए, आदिवासी युवाओं की जो कुंठा है वो है जंगल और जमीन को लेकर उनका जो भावनात्मक जुड़ाव है, वो भावनात्मक जुड़ाव अपनी जगह है जी। रतलाम वाला जो विषय है उसमें सारी जमीन जो अधिकृत हो रही थी वो तो सरकारी जमीन थी, निजी जमीन तो किसी की जाना नहीं थी। प्रश्न एक दूसरा भी है, ठीक है, हम इंदौर में बैठे हुए, भोपाल में बैठे हुए, दिल्ली बम्बई में बैठे हुए, हम क्या ये चीज़ उस समाज को बताना चाहते हैं कि आपके यहाँ कभी भी औद्योगिक विकास नहीं होगा, आपको उसी तरीके से जीवन जीना है जैसे आप आज तक जीते रहे? और ये कुछ वो लोग बताना चाहते हैं जिनकी राजनीतिक रोटी इसी चीज़ पर सिकती है कि ये समाज पिछड़ा हुआ रहे, संपन्न ना हो, शिक्षित ना हो, तभी वो अपनी राजनीतिक रोटी सेक पाएगा। जमीनों को बैठकर चर्चे किए जा सकते हैं, लेकिन मेरा स्पष्ट मानना है कि फिर मैं वही दोहराऊंगा कि जंगल की और जमीन की शुद्धता को बरकरार रखते हुए भी
आदिवासी क्षेत्रों में, वनवासी क्षेत्रों में भी रोजगार के अवसर, औद्योगिक क्रांति, ऐसी औद्योगिक क्रांति, ऐसे प्रकार के उद्योग जो कि उधर की शुद्धता को खराब ना करें परंतु लोगों की अर्थव्यवस्था को सुधार सकें, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकें, ये आने ही चाहिए। हर चीज़ में विरोध की राजनीति सिर्फ नकारात्मकता का संदेश देती है और कुछ नहीं। इनकी मंशा हल ढूंढना, सल्यूशन ढूंढना नहीं है। इनकी मंशा सिर्फ, हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं, हिट एंड रन, कि आप मारिए और भाग जाइए। तो ये हिट एंड रन टेक्निक है कि आपने प्रश्न खड़े करना है, प्रश्न के उत्तर में जब तक उलझे रहेंगे तब तक जाकर अगला प्रश्न खड़े कर देना है। समाज के हित से इनका कोई लेना देना नहीं। बड़ी बात है। ये है जो हिट एंड रन की जो एक टेंडेंसी है, मुझे लगता है कि वाकई में यदि युवा को आगे आना है तो ये हिट एंड रन से थोड़ा बाहर भी आना होगा। और जो तमाम सरकारी प्रयास हैं उनमें यदि कहीं सुधार की गुंजाइश है तो डॉक्टर निशांत खरे जैसे जो सेतु हैं, या कहा जाए जो सेतु निर्माण का काम कर रहे हैं, ऐसे युवा चेहरों से जुड़कर वो अपनी बात यानी कि अपनी समस्या को समाधान तक भी ले जा सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक सवाल और मेरे जहन में था। हाल ही में आपको हमने देखा भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेदारी भी सौंपी है। हालांकि सवाल मुझे पहले लेना था लेकिन मैं इसे बाद में ले रहा हूँ। तो जो फीडबैक प्रकोष्ठ का आपको सह संयोजक बनाया गया है, इसका मूल मकसद क्या है? और ये जो नया फॉर्मूला, नया पैरामीटर है, ये हमने पहली बार सुना है, क्योंकि राजनीति में फीडबैक जैसी चीज़ इससे पहले तो हमने नहीं देखी संगठनात्मक ढांचे में। देखिए, मूल रूप से जितनी मेरी समझ है बहुत सरल सा विषय है। जनता का एक फीडबैक होगा, वो फीडबैक सरकार के प्रति भी हो सकता है, पार्टी के प्रति भी हो सकता है, पॉलिसीज के प्रति भी हो सकता है, आकांक्षाएं भी होंगी, अपेक्षाएं भी होंगी। ये सारी चीज़ें जो जनता सोच रही है, एक ठीक तरीके से फिल्टर होकर सब प्रकार के लोगों से बात कर कर जहाँ पहुँचनी चाहिए, जो डिसीजंस मेकर्स हैं उनके कान में वो बात पूरी शुद्धता से, बिना किसी तरीके से मिलावट हुए पहुँच जानी चाहिए। इतना ही सरल सा काम है। ले देकर जनता और इसके बीच में संवाद का सेतु बनने जितना ही विषय है। एक और चीज़ जो मैं अपनी तरफ से जोड़ देता हूँ, अभी आपने चूंकि वो आदिवासी वाले बेल्ट का प्रश्न करा, ये भी मानकर चलिए कि डॉक्टर खरे या कोई भी व्यक्ति आदिवासी समाज का नेतृत्व नहीं कर सकता है। आदिवासी समाज का नेतृत्व आदिवासी समाज ही करेगा। उसमें से ही चेहरे खड़े होने होंगे, वो ही चेहरे खड़े होकर अपने समाज को आगे ले जाने की दिशा तय करेंगे। वो उस समाज को बेहतर समझते हैं। हम सिर्फ सहयोगी का, सेतु का काम कर सकते हैं। हम सिर्फ उस प्रकार के चेहरों को ढूंढने का काम कर सकते हैं, उनको आगे लाने का काम कर सकते हैं। पर किसी भी तरीके से अगर हमने ये मानना शुरू कर दिया कि हम किसी समाज के ठेकेदार हैं, तो ऐसा नहीं संभव है। समाज तभी खड़ा होता है जब वो अपनी चिंता खुद करता है। तो ये भी क्या माना जाए, ये जो फीडबैक का एक कोई हिस्सा है जो आपको जिम्मेदारी मिली है? फीडबैक जो है वो समग्र काम है, उसमें निश्चित रूप से ये भी एक हिस्सा है। अन्य प्रकार के फीडबैक भी हैं। जो जनता बनती है वो एक प्रकार के वर्ग से तो बनती नहीं, ना एक जाति से बनती है, ना एक प्रकार के ऑक्यूपेशन, इकोनॉमिक एस्पेक्ट से बनती है। उसमें सभी प्रकार के लोग होते हैं। तो जो फीडबैक का काम होगा वो समग्र प्रकार का ही होगा। संगठन की जैसी अपेक्षा है वैसा काम करने का प्रयत्न। बड़ी बात है। यहाँ पर फीडबैक से मुझे एक बात मैंने किताब में पढ़ी थी कि कुछ ऐसे युवा हैं या कुछ ऐसे यंगस्टर्स हैं या कुछ ऐसी न्यू लीडरशिप है जो कि कहती है, उसका एक मोटो है कि वर्किंग फॉरवर्ड टू रीस्टैब्लिश अ न्यू पॉलिटिकल एरा। तो मुझे लगता है कि आप जैसे डॉक्टर निशांत खरे जैसे जो चेहरे हैं वो इसी रीस्टैब्लिशमेंट में लगे हैं कि कैसे समाज में एक नवीनीकरण की भावना भी लाई जाए, सुधारात्मक रवैये के साथ में और साथ ही साथ एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में। क्योंकि एक बड़ी बात ये भी है कि डॉक्टर निशांत खरे पेशे से प्लास्टिक सर्जन भी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एक डॉक्टर होने के साथ साथ इतने तमाम दायित्व को निभाना कितना मुश्किल, कितना आसान, ये व्यक्तिगत सवाल आपके सामने। देखिए, काम करना हो तो उसका तरीका बताना चाहिए और काम नहीं करना हो तो बहाने बताना चाहिए। तो जो काम करना जिसकी मंशा होती है वो तरीके इसमें ढूंढ लेता है। मैंने जो आप कह रहे हैं उसी चीज़ से मैं जोड़कर देखूंगा कि मुझे ऐसा लगता है कि लीडरशिप जो है वो सिर्फ पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं होती और सिर्फ पॉलिटिकल लीडरशिप होना ही नहीं, सोशल रिफॉर्मेशन भी। आप पूरे भारत का स्वतंत्रता का इतिहास भी देखेंगे तो रविंद्रनाथ टैगोर कला के क्षेत्र के फ्रीडम फाइटर थे, मदन मोहन मालवीय शिक्षा के क्षेत्र के फ्रीडम फाइटर थे। तो एक कोई क्षेत्र नहीं हो सकता, आपको लीडरशिप कला में भी चाहिए, साहित्य में भी चाहिए, शिक्षा में भी चाहिए, बिजनेस में भी चाहिए। जमशेदजी टाटा बिजनेस क्षेत्र के फ्रीडम फाइटर थे। तो ये सब जो हैं, आपको हर क्षेत्र का नेतृत्व खड़ा करना होगा। और हम जिस विश्व गुरु सुपर पावर भारत की कल्पना करते हैं वो तभी संभव होगा जब नेतृत्व शब्द सिर्फ राजनीति की परिभाषा से हटकर हर क्षेत्र के लिए यथार्थ बन जाएगा। चलिए, बड़ी बात है। एक सवाल और मेरे जहन में है, डॉक्टर निशांत खरे जी का राजनीतिक लक्ष्य क्या है? क्योंकि अब तो आप पूरी तरह से मैदान में हैं, सोशल सर्विस में भी एक्टिव हैं, आदिवासी कल्याण के लिए युवाओं के बीच में एक्टिव हैं और दिनों दिन हम देख रहे हैं कि इंदौर में एक लोकप्रिय युवा चेहरे के तौर पर की भी आपकी पहचान बनने लगी है और पिछले दिनों के अखबारों के फ्रंट पेज में, हेडलाइंस में भी आप रहे हैं। क्या माना जाए?
तो कोई निश्चित लक्ष्य नहीं है, कोई निश्चित लक्ष्य होना नहीं चाहिए। मुझे लगता है और भी आगे आने वाले जितने भी लोग वो जब भी राजनीति के लिए प्रयत्न करते हैं तो काम करने का ही लक्ष्य होना चाहिए, लक्ष्य के लिए काम कभी नहीं करना चाहिए। हम ये मानकर चलते हैं, मुझे लगता है हर किसी को बचपन से दादी नानी ने बताया है कि समय से पहले किस्मत से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता, आप सिर्फ कर्म ही कर सकते हैं अपना। कुल मिलाकर एक अच्छे सकारात्मक भाव से, पॉजिटिव फीलिंग से समाज में कुछ सकारात्मक परिवर्तन लाने की कोशिश करना, यही लक्ष्य है। इस लक्ष्य का माध्यम कुछ भी हो सकता है। बड़ी बात है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये जो भगवत गीता का श्लोक है, ये हमें वाकई में जीवन के यथार्थ से भी जोड़ता है और जीवन के हर क्षेत्र में किए गए कर्म को जो है परिणाम की सार्थकता भी देता है। आगे बढ़ते जाते जाते डॉक्टर निशांत खरे जी, मध्य प्रदेश की जनता के लिए, तमाम युवाओं के लिए क्या खास आप संदेश देंगे? क्योंकि जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, निरंतर अपना 24 घंटे सातों दिन रूप से आप सक्रिय हैं, वहाँ पर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, कई सारे संगठन भी सक्रिय हैं। ऐसे में एक निश्चल भाव से एक ईमानदार कोशिश करना और जिस पृष्ठभूमि से आप आते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, वहाँ की विचारधारा को भी उन तक पहुँचाना और सही मायनों में एक सेतु का निर्माण करना, किस तरह से आप ये करेंगे और आने वाले दिनों के लिए क्या युवाओं को खास आप संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि आपने भटकाव की बात भी कही है बातों बातों। देखिए, मुझे लगता है, मेरा ये मानना है और मुझे लगता है कि सभी, आपका महेंद्र जी, सारे व्यूअर्स सभी का ये मानना है, स्पष्ट रूप से ये मानना होगा कि ये आने वाला समय तो मध्य प्रदेश का समय है। मुझे लगता है हम सब ये जानते हैं, मुख्यमंत्री जी बार बार ये कहते हैं और हम सभी इससे सहमत हैं कि अब जब एक इमर्जिंग मध्य प्रदेश की बात होती है तो हम अब उस मुहाने पर आकर खड़े हो गए हैं कि हम अब विकसित राज्यों की श्रेणी में बहुत तेजी से अपना पदार्पण करेंगे। बड़ी बात। आने वाला समय मध्य प्रदेश का समय है, ये मध्य प्रदेश के हर युवा को अपने मन में बिठाना है। और दूसरा यह है कि ये भी मानकर चलना होगा कि आप आउटसोर्सिंग या ठेकेदारी पे अपना भविष्य नहीं छोड़ सकते। तो हमारे भविष्य के लिए जितना शासन, प्रशासन और व्यवस्थाएं जिम्मेदार हैं, उतने हम भी जिम्मेदार हैं। हम एक सम्मिलित प्रयत्न के रूप में एक पॉजिटिव अप्रोच को लेकर चलते हुए मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ मध्य प्रदेश के हर निवासी को वहाँ पहुँचाने का प्रयत्न करें जहाँ उसे होना चाहिए। चलिए, बहुत बड़ी बात है। मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता ने डॉक्टर निशांत खरे जी की कार्यशैली को उस दौर में बड़े करीब से देखा है जब विपरीत काल था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कोविड काल की, जब समझ नहीं आ रहा था, लॉकडाउन के साए में जो है पूरी दुनिया, पूरा देश जो है अपनी घरों की चारदीवारी में बंद था। तभी डॉक्टर निशांत खरे जैसे युवा चिकित्सक आगे आए, एक महती भूमिका निभाई। समाज का क्या फीडबैक है और प्रशासन और सरकार की जो तमाम प्रयास हैं ताकि सबकी सेहत का ख्याल रखा जा सके, एक डॉक्टर होने के साथ साथ एक समाजसेवी की भूमिका भी यहाँ पर निभाई डॉक्टर निशांत खरे ने। और अब फिर खड़े हुए हैं, जनता के बीच जो है सक्रिय नजर आ रहे हैं, आदिवासी युवाओं की समस्याओं को समाधान तक पहुँचाने का दावा भी कर रहे हैं। और उम्मीद की जा सकती है कि इस स्टार्टअप वाले ज़माने में आप जैसे जो नए युवा हैं एक नई पौध को एक नई दिशा भी देंगे, ताकि आने वाले कल में भारत, जिसे कि हम राष्ट्र निर्माण की दृष्टि से पूरे विश्व में वसुधैव कुटुंबकम का एक संदेश देने वाला राष्ट्र मानते हैं, वहां पर सोने की चिड़िया कहलाने वाला जो भारत का सपना है, उसे संजोकर जो है फिर आप जैसे युवा सामने लाएंगे। एमपी न्यूज के इस खास सेगमेंट में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको एक खास बातचीत पसंद आई होगी। इस खास बातचीत को लेकर आपकी क्या है प्रतिक्रिया, जरूर हम तक पहुंचाइएगा और लगातार बने रहिएगा आपके अपने न्यूज चैनल एमपी न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ।